मिलिट्री ट्रेनिंग इज फोकस्ड ऑन थ्री थिंग्स। उनको ऐसे बच्चे चाहिए जिनको हम मोल्ड कर सके एक परफेक्ट सोल्जर में। उसको मेंटली इतना डिसाइसिव होना चाहिए कि अगर जंग हो, गोली चले तो इमीडिएटली वो डिसीजन ले सके। कर्नल डॉक्टर जाहिद सिद्दीकी। आपको मेंटली स्ट्रांग होना है, फिजिकली स्ट्रांग होना है और इक्वली काइंड होना है, तब एक अच्छा सिपाही बनता है। जितने भी आर्मी पीपल होते हैं उनको वेपन से अलग ही ऑब्सेशन होता है। और ये है कि एक सिपाही की पहचान उसके हथियार से है। अगर वो अपने हथियार को मेंटेन नहीं रखता तो वक्त जरूरत वो हथियार चलेगा नहीं। अगर किसी बच्चे को, किसी नौजवान को अगर आर्मी में जाना हो, अपनी कंट्री को सर्व करना हो, तो वो कैसे जा सकता है? व्हाट इज द प्रोसेस? वो प्रोसेस बहुत सिंपल है, वाज़ेह है और हर जगह यूट्यूब पे आजकल अवेलेबल है। दो तरीके हैं। अब अग्निवीर एज अ कॉन्सेप्ट ये देखा गया कि जो हमारा बेस है, हमको यंग नौजवान चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जो फ्रंट लाइन, फर्स्ट लाइन में जाके अवेलेबल विद फुल एनर्जी, प्राइम ऑफ द यूथ। मिलिटेंट्स ने NSCN-IM, आइजक म्यूअर, ये बड़ा खतरनाक मिलिटेंट ग्रुप है। वो रात में किसी एक पहाड़ में, एक गांव में ठहरे हुए थे। एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, 2.5 घंटे गोली चली। हमने 6 मिलिटेंट मारे। हमारे 2 साथी की जान गई, मेरे गोली लगी, आई गॉट हिट एंड बट वी रिकवर्ड ऑल द मनी। Sir, we are actually very lucky to have officers like you. I'm honored. ऐसी कौन सी बात थी, क्या चीज़ थी जिसने आपको राइटिंग या फिर बुक्स ऑथर करने के लिए इंस्पायर किया? नमस्कार, अनटोल्ड लाइफ स्टोरी के एक और नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट से, कर्नल डॉक्टर जाहिद सिद्दीकी। वेलकम सर, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आपको हमारे चैनल पर आकर अच्छा लगा होगा। थैंक यू यादया, सो काइंड ऑफ यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको क्या इंस्पायर किया टू जॉइन इंडियन आर्मी? व्हाट इंस्पायर्ड यू? हम जब छोटे थे तो मेरे जो वालिद थे वो झांसी में सेंट्रल स्कूल में पोस्टेड थे। तो हमारा जो घर था वो कैंटोनमेंट में था। छोटा था तो मेरा सुबह सुबह देखता था फौजियों को कि वो अपना स्कॉट बना के दौड़ने जा रहे हैं, पीटी कर रहे हैं। और फिर देखता था बड़ी अच्छी खूबसूरत सी ड्रेस पहने हुए, सब यंग है। तो मुझे लगा कि ये कितनी अच्छी जगह है जहाँ पे नौकरी भी कर रहे हैं और इतने फिजिकली फिट भी है और इतनी अच्छी ड्रेस पहनते हैं। तो जज्बा पैदा हुआ फौज में जाने का। वो एनर्जी, उस एनर्जी ने आपको इंस्पायर टू बिगिन विद, ये थॉट था। मगर मैं एग्जाम जब देने गया, वो एक अजीब सा हादसा हुआ, मेरी नसीब में था और मैं बन गया। तो व्हाट वाज द प्रोसेस? वो प्रोसेस ये था कि वहां पे जब उस जमाने में 10+2 हायर सेकेंडरी था, तो जब मैंने अपनी पढ़ाई करके एग्जाम देने सोचा कि फौज का एग्जाम दे दें तो ज़्यादा हायर स्टडीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे एक साथी थे मेजर लांबा, वो अपने बेटे को फौज में भेजना चाह रहे थे। यशवंत मेरा क्लास फेलो था। तो वो जानते थे कि मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है और उनके नज़रिए में मैं उनके बच्चे से ज़्यादा होशियार हूँ। हर माँ बाप ही सोचता है कि दूसरा बच्चा मेरे बच्चे से होशियार है। तो वो 2 फॉर्म लेके आए और उन्होंने कहा कि ऐसा है जाहिद, इसको तुम ये फॉर्म भरो, एक फॉर्म में अगर कोई कटिंग हो गई तो दूसरा भर देना। और यशवंत का एग्जाम फौज में लगा, ठीक है। और साहब हमने फॉर्म भरा तो पहला फॉर्म में कोई कटिंग हुई नहीं, एक स्पेयर फॉर्म हो गया। तो यशवंत कहता है यार जाहिद, तो वैसे तुम अपना भर दो, तुम भी चलना, एग्जाम देने चलेंगे। नहीं, मैं अकेले क्या बोर करूँ। हमने ठीक है, हमने अपना भर दिया और साहब हम एग्जाम देने पहुंच गए। और यशवंत तो नहीं हुआ, हम पास हो गए। ओके सर, तो आपका ट्रेनिंग पीरियड कैसा रहा आफ्टर सिलेक्शन? जबरदस्त। हम कानपुर से गए थे एक ऐसे माहौल से जहां मुझे एक लफ्ज अंग्रेजी नहीं आती थी। सेंट्रल स्कूल के पढ़े हुए थे। तो जो होता क्या, एनवायरनमेंट का असर बच्चे पे बहुत पड़ता है। जो बड़े बड़े स्कूलों, यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से आते हैं, जैसे हमारे साथ कैडेट से सनावर से आए थे, दून से आए थे, तो जो कंटेम्प्रेरी बच्चे होते हैं वो भी उसी लेवल के होते हैं।
हम्म, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हमसे बहुत कहीं आगे होता है। हम्म, तो जब हम पहुंचे कानपुर से तो हम बहुत अंग्रेजी में माजूर थे, हम्म, मगर जी, जब वहां पहुंचे सबको देखा। एंड एक एडवांटेज ये था कि हम कानपुर से थे, गांव हमीरपुर मौदहा के गांव के थे, जी, तो हम फिजिकली उनसे ज्यादा फिट थे। जो बच्चे बहुत ज्यादा कंफर्ट में रहते हैं वो फिजिकली कमजोर हो जाते हैं, और जो फिजिकली कमजोर होते हैं वो मेंटली लेवल भी रोबस्ट नहीं होते, कमजोर होते हैं। हम्म, तो जब एकेडमी में गए, दौड़ भाग में हम सबसे आगे। अब वो जो आए थे मम्मी गोद से ब्रेड एंड बटर खाते हुए सारे पीछे, तो उन सब ने हमसे दोस्ती कर ली। हम्म, ठीक है। और विद इन 6 मंथ हमने उनसे उनकी जुबान सीखी, सब सीखा। आई वाज द बेस्ट स्पीकर इन इंग्लिश ओके, एंड आई वाज एक्सेलिंग इन माय एकेडमी। ओके। सो ट्रेनिंग पीरियड से मेरा मतलब था क्या क्या ट्रेनिंग्स होती थी आप लोगों की? देखो, मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस की एनडीए, ओटीए या सीडीएस से किसी भी एग्जाम से भी जाओ, बेसिकली खड़कवासला, एनडीए, आईएमए, देहरादून और ओटीए एकेडमी चेन्नई, तीनों जगह पर मिलिट्री ट्रेनिंग इज फोकस्ड ऑन 3 थिंग्स। हम्म, पहला तो चीज है कि उनको बहुत साइंटिस्ट नहीं चाहिए, बहुत जीनियस नहीं चाहिए। उनको ऐसे बच्चे चाहिए जिनको हम मोल्ड कर सके परफेक्ट सोल्जर में। सोल्जर का क्या काम है? उसको पहले फिजिकली फिट होना चाहिए, हम्म, राइट। उसको मेंटली इतना डिसाइसिव होना चाहिए कि अगर जंग हो, गोली चले तो इमीडिएटली वो डिसीजन ले सके। हम्म, अगर वो डिसीजन नहीं ले सकता, ही इज नॉट मोर गुड सोल्जर। ही मे टेक अ रॉन्ग डिसीजन, वो कैन बी करेक्टेड, बट ही शुड टेक अ डिसीजन। टू एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ही शुड बी हैविंग वेरी काइंड हार्ट। हम्म, जिस सिपाही का दिल में रहम नहीं होता वो अच्छा सिपाही हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो जिससे लड़ रहा है हम्म, वो उसका जाति दुश्मन नहीं है, दोनों की कोई परेशानी नहीं है, बट बोथ आर फाइटिंग फॉर देयर कंट्री। तो उसको मालूम है अगर जब तक उसके हाथ में हथियार है तो उससे लड़ेगा। अगर वही सपोज उसने हथियार डाल दिए, व्हाइट फ्लैग रेज कर दिया, सरेंडर कर दिया, तो नो गुड सोल्जर इज काइंड इनफ नॉट टू शूट डू अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। हम्म, तो एक बहुत बैलेंस है, एक बहुत बड़ा तमाजुन है। ओके, आपको मेंटली स्ट्रांग होना है, फिजिकली स्ट्रांग होना है, और इक्वली काइंड होना है, तब एक अच्छा सिपाही बनता है। ये पूरी ट्रेनिंग इन्हीं चीज के आसपास रिवॉल्व। ओके। सो व्हाट इज योर परसेप्शन अबाउट वेपन्स? मतलब मेरा एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि जितने भी आर्मी पीपल होते हैं उनको वेपन से अलग ही ऑब्सेशन होता है। आपका क्या मानना ऑब्सेशन नहीं होता है, प्यार होता है। हम्म, आर्मी का कोई भी सिपाही किसी भी हाल में ऑब्सेस्ड नहीं होता है। है? ही इज वेरी बैलेंस्ड, वेरी काम, वेरी कलेक्टेड, वेरी डिसाइसिव एंड वेरी वाइज। और ये है कि एक सिपाही की पहचान उसके हथियार से है। अगर वो अपने हथियार को मेंटेन नहीं रखता तो वक्त जरूरत वो हथियार चलेगा नहीं, और वो ऑफिसर या सिपाही अपने साथ कई साथियों की जान खतरे में डालेगा, देश खतरे में डालेगा। इसीलिए सबसे पहली चीज होती है फिजिकल फिटनेस। एक हो गई, हर सिपाही का पहला धर्म है, मजहब है कि अपने हथियार को फंक्शनल रखे, हम्म, उसको बिल्कुल फिट रखे। जैसे मैं 74 आर्मर्ड रेजिमेंट में था, टैंक रेजिमेंट में था, तो हर आर्मर्ड कोर के कैवेलियर को पहला काम है कि अपने टैंक को सर्विसेबल रखे। हम्म, हमारे जो इंस्पेक्शंस होते हैं उसमें जो हायर ऑफिसर अथॉरिटीज आती हैं वो देखते हैं कि भाई पैड एरिया में इनके टैंक जा सकते हैं, 2 किलोमीटर मोबिलाइज कर दिया, पता लगा हमारे 10 टैंक पहुंचे, बाकी सब पहुंचे नहीं, तो लड़ाई क्या लड़ेंगे। उनको उस स्टेट में रखने के लिए उनको मेंटेन करना, उनकी सर्विसिबिलिटी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वक्त जरूरत पे हथियार आपको धोखा न दे, फायर करे, दुश्मन को निश्चित नाबूद करे, देश की रक्षा करे। ओके। सर, अगर किसी बच्चे को, किसी नौजवान को अगर आर्मी में जाना हो, अपनी कंट्री को सर्व करना हो, तो वो कैसे जा सकता है? व्हाट इज द प्रोसेस? देखो, प्रोसेस बहुत सिंपल है, वाजे है, और हर जगह यूट्यूब पे आजकल अवेलेबल है। 2 तरीके हैं डिफेंस सर्विस में जाने के लिए। पहली बात तो आप अगर आप ऑफिसर रैंक पे जाना चाहते हैं तो तरीका अलग है। अगर आप पर्सन बिलो दी ऑफिसर रैंक, जवान श्रेणी में जाना चाहते हैं तो भी उसका तरीका अलग है। तो उसके सिंपल तरीके हैं। कोई अगर जवान बनना चाहता है तो 10+2 इंटरमीडिएट करके वो अप्लाई करे। तो उनका पहले जो एक फिजिकल टेस्ट होता है, एक मिनिमम दौड़ होती है कि भाई इतने आप किलोमीटर दौड़ना है, एक स्टिपुलेटेड टाइम होता है, उस टाइम में आपने दौड़ क्लियर के लिए यू क्लियर। उसके बाद कुछ पुशअप्स, कुछ पुलअप्स, कुछ लंग्स एफिशिएंसी,
वो टेस्ट होते हैं कि यू आर फाइन। उसके बाद देयर इज अ स्मॉल रिटन टेस्ट, उसमें जनरल अवेयरनेस से होते हैं कुछ सवाल, बहुत इफ यू क्वालिफाई दैट, राइट, जवानों के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद देयर इज अ डिटेल्ड मेडिकल टेस्ट, ओके, है ना, वो चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो। आर्मी में जनरली जीडीज के लिए बता रहा हूँ, बाकी एयरफोर्स नेवी में टेक्निकल एंट्रीज भी है। तो आप वहां पे उन्होंने फिर डिटेल मेडिकल टेस्ट होगा। इफ यू आर मेडिकली क्लियर, यू हैव नो प्रॉब्लम्स, यू गेट सिलेक्टेड आफ्टर अ मेरिट इज मेड। एक मेरिट बनती है भाई, जितनी वैकेंसीज है, अगर बहुत सारे हो गए तो जितनी वैकेंसीज है उतनी ली जाएंगे, बाकी डिस्पोज्ड ऑफ फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। ये हो गया जवानों का। आजकल भारत सरकार ने एक नई शुरू कर दी है, उसे कहते हैं अग्निवीर। अग्निवीर। अब अग्निवीर एज अ कॉन्सेप्ट ये देखा गया कि जो हमारा बेस है, हमको यंग नौजवान चाहिए ज्यादा से ज्यादा, जो फ्रंट लाइन फर्स्ट लाइन में जाके अवेलेबल विद फुल एनर्जी, प्राइम ऑफ द यूथ। तो अग्निवीर कॉन्सेप्ट निकाला गया, जो इसमें क्या है कि आपको जो है 4 साल के लिए एनरोलमेंट है ना, और उन्होंने फिक्स कर दिया कि भाई जो आपको जो है 11,000 आपकी पे होगी, और आप जब 4 साल बाद रिटायर होंगे, है ना, तो आपको जो है 20 लाख रुपीस दिए जाएंगे। इस गुड अमाउंट, किसी नौकरी में आपको 4 साल में 20 लाख आप सेव नहीं कर सकते हो, और यू विल बी कॉल्ड एन एक्स सर्विसमैन एंड absorb parallelly in the paramilitary forces or any uniform forces। एडवांटेज है। तो फौज की जरूरत पूरी हो गई, यूथ यंग ब्लड मिल गया, और उनको 5 साल बाद अगर निकाल वो उन्होंने छोड़ दिया तो नए लोग आ जाएंगे, और उसमें से बहुत अच्छे जो होंगे उनको 15% 20% इंक्रीज भी कर रहे हैं, उनको रिटेन भी करेंगे, है ना, रख भी सकते हैं फॉर परमानेंटली सर्विंग द आर्मी। ये तो हो गया अग्निवीर। अब नाउ जो ऑफिसर क्लास है उसकी एंट्रीज हैं एनडीए और सीडीएस, बिसाइड्स टेक्निकल एंट्रीज बहुत सारी, ओके, है ना। तो एनडीए के लिए वही 10+2 कि आप एनडीए का एग्जाम दें। आजकल लड़कियां भी जा रही हैं, दे आर आल्सो गोइंग। अभी हमारी कुछ वुमेन इंटरव्यू पास आउट हुए एनडीए से, पहले सिर्फ ओटीए में थी शॉर्ट सर्विस, अभी दोनों जगह जा रही हैं। तो आप एक रिटन एग्जामिनेशन दें, रिटन एग्जामिनेशन यू क्वालिफाई, देन दे कॉल यू फॉर एसएसबी, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। वो एक 5 दिन का प्रोसीजर होता है, क्योंकि यही एक ऐसा एग्जाम है फौज में जहाँ एसएसबी बाकी किसी सिविल सर्विस यूपीएससी एग्जाम में नहीं, क्योंकि उनको गौर से देखना है आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है कि नहीं, इफ यू आर फिट इनफ टू सर्व द कंट्री और नॉट। तो वो सब उसके बाद एसएसबी क्वालिफाई करेंगे, फिर आपको डिटेल मेडिकल टेस्ट होगा। इफ यू आर फिट, बिल्कुल ठीक ठाक है, अगेन मेरिट बनेगी, यू क्वालिफाई द मेरिट, यू जॉइन द एकेडमी फॉर ट्रेनिंग। I've heard many times कि जब आप आर्मी से रिटायर होते हैं तो यू गेट द रिजर्वेशन कि आप किसी अदर सर्विस में भी अप्लाई कर सकते हो, इज दैट ट्रू? नॉट रियली रिजर्वेशंस। देखो, एक होता है हमारा डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट, आर्मी के रिटायरमेंट से पहले ऑफिसर जवान सबको जो है डीजीआर में रीसेटलमेंट में एक ट्रेनिंग दी जाती है वाइल रिटायरमेंट से पहले 6 मंथ्स आईएम से कहीं कहीं, ताकि उनकी जो है अभी रिटायरमेंट के बाद रिटायर वेरी यंग, दे नीड अ सेकंड एम्प्लॉयमेंट। बच्चे छोटे हैं तो क्या करेंगे? Our army gives you a beautiful pension. That pension is good enough to take care of your needs and children, everything. However, since you are still have energy, you have to have the knowledge, and you have served the country, you should, if we can contribute to the nation building, you must. So, जो भी उसने काबिलियत कोर्स किया हो, जो भी उसने सीखा हो, वो फिर सिविल में आके उसको they place it. Then you can join the second option in the civil. और जो नहीं भी करते हैं डीजीआर से, उनके अंदर अगर पोटेंशियल है, क्वालिफिकेशन है, तो सिविल में उनको अच्छा खासा एब्जॉर्प्शन मिल जाए। ओके, गॉट इट। सर, आपको राष्ट्रपति जी से सेना मेडल से सम्मानित किया गया है, तो उस वॉर के बारे में, उस मेडल के बारे में कुछ बताइए प्लीज। देखिए, ये जो इंसिडेंट होता है फौज में, जो गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, ये 2 किस्म के अवार्ड। एक होता है आपकी विशिष्ट सेवा के लिए, आपने बहुत अच्छा डिस्टिंग्विश सर्विस की है तो भी अवार्ड देते हैं आपको। एक प्रोसेस है, जो हायर अथॉरिटीज हैं, चैनल देयर ऑब्जर्विंग इसी। और दूसरा होता है फॉर गैलेंट्री एक्शन, कि अगर आपने किसी ऑपरेशन में, वो चाहे मिलिटेंसी हो, इंसर्जेंसी हो, काउंटर इंसर्जेंसी हो, या एक्चुअल वॉर हो, फुल फ्लेश्ड वॉर, अगर आपने पार्टिसिपेट किया है एंड आपने जो है बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी वेलियर दिखाया है, गैलेंट एक्शन किया है, तो आपको जो है अकॉर्डिंगली अवार्ड किया जाता है। मेरे साथ हुआ कि 1902
सॉरी 1996 की बात है जी। कि मैं नॉर्थ ईस्ट में जब फर्स्ट टाइम में पोस्टेड था, तो वहाँ पर एक जगह है अम्ब्रेशु, वो सीधा स्टिलवेल रोड बर्मा जाती है, हम्म। और मोरे में द लास्ट टाउन इन इंडिया, और टामू है बर्मा का टाउन। तो पोरस बॉर्डर से वहाँ कोई फेंसिंग नहीं है, खुला हुआ है। तो एक बैंक में मिलिटेंट्स ने NSCN-IM, आइजक म्यूअर, ये बड़ा खतरनाक मिलिटेंट ग्रुप है नॉर्थ ईस्ट का। तो इसने क्या किया, एक बैंक को लूटा, SBI को, ओके। और वो पूरा सब लूट लाट के ऐसे निकले। तो हमारा आर्मी का नेटवर्क होता है कि सारी खबरें आ जाती हैं कि भाई फलानी जगह पर बैंक में ऐसा हुआ है। नो, अगर उनको रात में नैब नहीं किया गया तो वो क्या करेंगे, दे विल मूव इनटू बर्मा, नेबरिंग अनदर कंट्री, देन यू कैन नॉट कैच देम, यू कांट गो टू सम अदर कंट्री, है ना। तो हमें खबर मिली, हम लोग गए, होल नाइट वी मूव्ड। वो रात में किसी एक पहाड़ में, एक गांव में ठहरे हुए थे। तो हम लोग गए, एक प्रोसीजर तरीका होता है, पहले उसको कॉर्डन किया और फिर सर्च ऑपरेशन फर्स्ट लाइट सुबह सुबह शुरू किया। एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, 2.5 घंटे गोली चली, हमने 6 मिलिटेंट मारे, हमारे 2 साथी की जान गई, मेरे गोली लगी, आई गॉट हिट, एंड बट वी रिकवर्ड ऑल द मनी एंड मिलिटेंट्स वेपन्स। ओके। उस शौर्य के लिए मुझको जो है सेना मेडल से नवाजा सम्मानित किया। और वुंड मेडल से सम्मानित किया गया। Sir, we are actually very lucky to have officers like you. आई एम ऑनर्ड। Okay. So, sir, जो ये operations commence होते हैं, how are they planned and how are they executed? ये जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, आपने देखा जो बहुत सीनियर लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, फर्स्टली ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन के ऊपर होते हैं, और हर एक इंफॉर्मेशन को बहुत डिटेल में एनालिसिस किया जाता है, Okay. और इस ख्याल से किए जाते हैं कि किसी भी हालत में डिफीट ना हो, इट मस्ट सक्सीड, Yes. बिकॉज इट्स अ लाइव फायर, लाइव बुलेट्स आर गोइंग टू दिस थिंग। हमारी कैजुअलिटी मिनिमम हो या ना हो, मगर दुश्मन को जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनको तो बख्शा ही नहीं जाए। जैसे हमारी रेजिमेंट का मोटो है 74 हमारे उसमें क्या लिखा है, देखो यहाँ पे, विजय या वीर गति, सक्सेस और मार्टियर, देयर इज नो नथिंग इन बिटवीन, Okay. विजय या वीर गति। So they are planned accordingly by the higher authorities, executed by the junior officials. Okay. सर, अभी हाल फिलहाल में पहलगाम टेरर अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर कमेंस किया गया था। उसको लेकर देश में कई कहानियां छिड़ी, न्यूज चैनल से भी कुछ एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। लेकिन तो क्या आप अपना पर्सपेक्टिव बता सकते हैं हमें ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर? एज बीइंग आर्मी ऑफिसर आपका क्या पर्सपेक्टिव है? नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, पॉलिटिकल डिसीजंस के बारे में तो नहीं कह सकता, मैं आई एम नॉट ऑथराइज, मगर इतना जरूर कह सकता, आर्म फोर्सेस ने, स्पेशली एयरफोर्स, आर्मी एयरफोर्स, एंड उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। दे हैव एक्सेल्ड एंड दे हैव प्रूव्ड देयर मेटल दैट ये हमारी जो आर्मी है, डिफेंस सर्विसेज है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो इस लायक है, सक्षम है कि देश की रक्षा कर सके, Okay. और किसी को भी जो है, जो कहते हैं ना बार बार हमारे डिफेंस मिनिस्टर, मुंह तोड़ जवाब दे सके। तो ऑपरेशन सिंदूर इन माय अंडरस्टैंडिंग वाज अ ग्रैंड सक्सेस। ओके सर, मेरा आपसे एक ये सवाल था कि yesterday I was आपके पॉडकास्ट से पहले I was watching some podcast related to the colonels, तो उसमें मुझे ट्रेनिंग्स के बारे में ये पता चला that they make you survive in the bare minimum resources and आपको पूरी तरह से यूटिलाइज करना चाहते हैं वो। जैसे आपसे कांच खिलाएंगे आपको और भी कई सारी चीजें मैंने सुनी थी। तो व्हाट इज दैट? नहीं, ये थोड़ा एक्सैजरेशन है। ओके। देखिए, लिविंग ऑफ द लैंड, कई हमारी लॉन्ग वॉक्स होती हैं, चिंडिट्स होती हैं जंगल्स में, माउंटेन्स में, क्योंकि आर्मी मूव्स ऑन स्टमक। अब ये कोई जरूरी तो नहीं कि अगर आप ऑपरेशन में कहीं फंस गए लॉन्ग उसमें, कि आपको जो है रिप्लेनिशमेंट इतनी अच्छी हो कि हमेशा आपको हॉट मील्स मिले, कोई जरूरी नहीं। सो एवरी सोल्जर इज टॉट कि जिस भी आप टेरेन में हो, जिस भी इलाके में हो,
आप लिव, यू मस्ट हैव द आर्ट ऑफ लिविंग ऑफ द लैंड। जंगल में तो फूल, कौन सी पत्ती खाना है, कौन जहरीली, कौन सी नहीं, कौन सा फल खाना है, नहीं के जानवर हैं, कौन से जानवर खाना है, कैसे खाना है। इवन दे आर टॉट हाउ टू कैच अ स्नेक, which part to be removed, which part can be eaten, so that they survive and fight. It's not that they're made to eat glass or something. No, nothing. A soldier's fitness comes first, always and every time, and they know how to survive. Pani kam hai, desert mein ho, so how much water is needed to survive? Morning you find that ओस की बूंदें, शबनम, dewdrops, they're on the leaves. Roots, they're full of water. So how to survive yourself even without water in desert? They are taught. You see, look at the camel. God has created every animal to suit the terrain. वो अपने हम में पानी भर लेता है, एक हफ्ते में पानी पीता है एक बार। So now soldier is तो omnipresent, उसको हर terrain में काम करना है, high altitude में काम करना है, desert में करना है, mountain में करना है, तो he adapts himself according to the need. ओके, मतलब इट इज बेसिकली कि आपको अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना है। Training. Yeah. सर, यूएस की आर्मी काफी एडवांस मानी जाती है। इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी में ऐसा क्या डिफरेंस है और ऐसा क्या है उनके पास जो हमारे पास नहीं है? US आर्मी बिगर इकोनॉमी है, यूएस एक बड़ी कंट्री है, सुपर पावर है, तो लाजमन है कि जो यूएस सोल्जर्स हैं उनके पास टेक्निकल सपोर्ट हमसे ज्यादा है। Right? उनके पास ऐसा क्या है जो हमारे पास मैं बता रहा हूं कि उनके पास हमसे ज्यादा रिसोर्सेस और टेक्निकल सपोर्ट है। क्या resources है? हाँ, टेक्निकल सपोर्ट हो गया, जैसे इक्विपमेंट, बेटर एयरक्राफ्ट, बेटर वेपन, ये उनके पास है ना? उनके पास कौन से बेटर इक्विपमेंट्स हैं नहीं, जो वो हमारे पास नहीं है? हम लोगों को इक्विपमेंट्स के नाम नहीं है। आप सुनो कि यूएस के पास हमसे ज्यादा हमारे टेक्निकल सपोर्ट है और रिसोर्सेज इतना जानना काफी है हमारे, मगर उनके पास एक चीज है जो हमारे पास है, हमारे जो स्टाइल है कि मोस्ट रगड टेरेन में भी बिना, अगर सपोज उनको उनके पास रिसोर्सेज ना पहुंचे, दे कैन कंटिन्यू फाइट एंड फाइट बेटर देन यूएस सोल्जर्स। व्हाई? क्योंकि यूएस सोल्जर्स को अगर चॉकलेट नहीं मिली तो लड़ाई नहीं लड़ सकता वो, ही विल फॉल फ्लैट, राइट? बट हमारे यहाँ जो हमारा सोल्जर है, ही कम्स फ्रॉम अ रगड विलेज। किसी बहुत इंडस्ट्रीज के बेटे सिपाही नहीं बनते, किसी डॉक्टर इंजीनियर के बेटे सिपाही नहीं बनते, गांव से आते हैं और वो इतने फिजिकली फिट होते हैं, रोबस्ट होते हैं कि डिस्पाइट ऑल इनकन्वीनियंस, कितना भी डिफिकल्ट टेरेन हो, दे फाइट द बेस्ट। तो मेरी नजर में इनसे बेहतर सोल्जर तो शायद इस दुनिया में नहीं हो, बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ इट। ओके सर, अभी भी हमारे कंट्री में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर नेक्सलिज्म एक्टिव है। हाँ, तो इतनी एफिशिएंट आर्मी के बाद भी, इतने एफिशिएंट सिस्टम के बाद भी ऐसा क्यों है? नेक्सलाइट जो है, ये प्रॉब्लम आर्मी का नहीं है, इट हैज टू बी डेल्ट बाय द पुलिस। ये इंटरनल में आर्मी का क्या मकसद है? आर्मी इज मेंट टू प्रोटेक्ट द नेशन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक। ओके, बाहरी कोई हमारे आर्मी इज मेंट टू प्रोटेक्ट आवर बॉर्डर्स so that our citizens, they live peacefully, happily, they can then pursue whatever dreams they have. Naxalite is an internal problem. It's a law and order problem that has to be dealt by police and the paramilitary forces. Okay. Magar, should the administration needs the help of the army, they can requisition, of course, but that is not the army's responsibility. ये मेरी किताब है 1000 रूमानी आशार, ये मेरी 24वीं किताब है, 1000 रोमांटिक पोइट्री। इससे मैंने पिछले 300-400 साल के जो शायर हैं, जो हिंदुस्तान के बहुत फेमस, पूरी दुनिया के जो शायर हैं, उनके जो रोमांटिक कपलेट्स हैं उनको चूज किया और उनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, जैसे कि शौक है दिले दर्द का, आपके होठ काट खाने का, my savage heart desire to bite your lips. No, these kinds of romantic couplets, it's full of it. Read 1000 romantic poetry. सर, आप पोस्ट मिलिट्री सर्विस एक्सेस यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर जनरल बने, देन यू स्टार्टेड राइटिंग।
ऐसी कौन सी बात थी, क्या चीज थी जिसने आपको राइटिंग या फिर बुक्स ऑथर करने के लिए इंस्पायर किया? देखो, एक बड़े मशहूर लेबनीज पोएट ऑथर हुए हैं खलील जिब्रान। हम्म, उनकी मैं किताब पढ़ रहा था, प्रॉफिट। हम्म, उन्होंने एक पढ़ने का मुझे शौक था, उन्होंने उसमें लिखा मूविंग फिंगर राइट्स एंड हैविंग रिटन मूव्स। इसने मुझे बड़ा मुतासिर किया कि ये बिल्कुल इतनी अच्छी बात है। इंसानी जिंदगी इतनी मुख्तसर है, इतनी छोटी है कि आप कुछ भी हो कैसे, जिस दिन आपकी सांसें गई कहानी खत्म, हम्म, देयर इज नथिंग रिमेन्स। अगर आपने कुछ लिख दिया, कुछ बना दिया, कुछ पेंटिंग कर दी, कुछ क्रिएटिव वर्क कर दिया, तो वो आपके जाने के बाद भी रहती है। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई उसको देखता है, सुनता है, पढ़ता है। तो उससे यू लिव इवन आफ्टर योर डेथ, देयर इज अ कंटिन्यूटी। एंड व्हाटएवर टुडे, मैंने किताबें पढ़ने का मुझे शौक क्यों रहा? क्योंकि मैं गांधी जी से मिल सकता नहीं, मैं गांधी जी से बात कर सकता हूँ। उनकी किताब माई एक्सपेरिमेंट विद लाइफ अगर मैं पढ़ूं, आई कैन टॉक टू गांधी जी, आई नो आई कैन गो इनसाइड। किसी भी ऑथर का नाम ले दो, मैं समरसेट मॉगम, अंग्रेजी के इतने बड़े ऑथर थे, मैं उनसे मिल तो सकता नहीं, बट जैसी मैंने उनकी किताब ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज पढ़ी, मैं उनसे बात करता था। आई नो हिज माइंड इनसाइड, एनी ऑथर, एनी पर्सन हु इज एनी बायोग्राफी, हु इज योर फेवरेट वन? माइंड। There are many authors who are fine, but to me, which is most, I enjoy reading. Actually, you see, I'm not talking about the religious scriptures. वो तो सबके अपने अपने फेवरेट होते ही हैं, जी। जिस भी मजहब का है, वो तो है ही है। As this thing, I have read many authors, but I enjoyed most and read most is Osho Rajneesh, ओके। because I find him very logical. On any issue he has spoken it. There are certain things which one can dispute and disagree, you see, because the kind of society he imagined, that do not exist, at least here in India. You see, quite an utopian thought sometimes he propagates, but he is a very forceful, very logical, and very convincing author. I enjoy reading. आप खुद बुक्स लिखते हैं, तो आपकी अपनी सबसे फेवरेट बुक कौन सी थी? और ये तो कोई किसी भी ऑथर से पूछो, वो कहेगा मैंने जितनी किताबें लिखी सब मुझे पसंद है, मुझे भी पसंद है। अब वो रीडर्स को कितनी, ऑडियंस को कितनी पसंद आती, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो मेरी तमाम किताबों में एक किताब जो मुझे काफी अच्छी भी लगती है और काफी मकबूल भी हुई, 7 ज़ुबानों में वो ट्रांसलेट भी हुई, वो थी एवरीथिंग यू ऑलवेज वांटेड टू नो अबाउट एटिकेट्स। ओके। वो सब तमाम चीज जो आप शिष्टाचार के बारे में जानना चाहते थे, उर्दू में आदाब के नाम से पब्लिश हुई, हिंदी में इस शिष्टाचार की वजह से, और ये एटिकेट से इंग्लिश में, बाकी दूसरी ज़बानों में। तो इसमें बेसिकली ये मैंने किताब 2012 में लिखी थी, 13 में, व्हेन आई लॉस्ट माय फादर, कि हमने उनसे जो भी सीखा, कैसे खाना खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, कैसे ट्रेन में सफर करते हैं, लिफ्ट के एटिकेट्स क्या, लिफ्ट में जा रहे हैं, कोई बुजुर्ग औरत उसमें आ गई व्हील चेयर में, तो तुमको पहले उसको चांस देना चाहिए, लेकिन ये खुद घुस गए, है ना। ट्रेन में से टेलीफोन में बात कर रहे हैं, आदाब तुम्हारे साथ बैठे हुए, फोन आ गया, हम फोन में जोर से बात करने लगे, और 3 लोग हैं, पर नो, यू शुड मूव आउट, लीव द प्लेस एंड टॉक, शुड नॉट डिस्टर्ब एनीबॉडी एल्स, बहुत जोर से बात नहीं करना। सो डूज एंड डोंट्स की शक्ल में वो किताब पब्लिश हुई, एंड दैट डिड वेरी वेल। यू सी, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, वो हर एक बच्चों के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, सबके लिए वो इफेक्टिव है। Okay, so we are talking about etiquettes right now. Sir, what are the etiquettes a person should follow if he or she is having anger issues? अगर किसी इंसान को गुस्से का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उसे क्या एटिकेट्स फॉलो करने चाहिए, और अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? बिकॉज आर्मी पीपल आर नोन फॉर कंट्रोलिंग देयर इमोशंस, सो इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछना ज्यादा वाजिब समझा। सवाल अच्छी बात है। गुस्सा आना बहुत नॉर्मल और लॉजिकल है। जो आदमी हसास है, सेंसिटिव है, उसको गुस्सा आना जरूरी है, मगर गुस्सा आना बुरी बात नहीं है। हाउ वी रिएक्ट टू दैट, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं रिएक्शन अपना कंट्रोल कर गया तो गुस्सा गुजर जाता है। नथिंग, इफ यू डिसाइड दैट आई विल ओनली रिएक्ट आफ्टर 24 आवर्स, लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूं, तो आफ्टर 24 योर माइंड सेट विल बी डिफरेंट, यू विल नॉट इवन रिएक्ट एनीथिंग।
Yes. किसी अगर आपने इमीडिएटली रिएक्ट करने की तो वो इट हैज टू बी रॉन्ग। हम्म, और तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, हम्म, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। हर कदम पे एक आदमी है, कोई ना कोई आपको नापसंद करेगा, गुस्सा दिलाएगा। इट डज नॉट मीन टू कीप फाइटिंग विद एवरीबॉडी, कीप ट्राइंग टू बी योर एम इज समथिंग एल्स। जहां जाना है वहां पहुंचो, हम्म, सबसे मत उलझ जाओ, यू रीच नोवेयर, राइट? yes. तो गुस्से को नजरअंदाज करना सीखो एंड Okay. चैनलाइज योर एनर्जी, योर एंगर टुवर्ड्स मोर पॉजिटिव थिंग्स इन लाइफ। हम्म, अपनी एनर्जी No one डाइवर्ट। can hurt you, let me tell you, unless you cooperate with it more. मुझे नाराज कैसे कर सकती हो अगर मैं cooperate ना करूं? तो मुझे वो कुछ भी कहो, I don't react and I give you smile and go. तुम झुंझलाती रह जाओगी, मेरा कुछ नहीं हुआ। ये अजीब आदमी है, तो मुझे अगर मैंने तुमसे रिएक्ट कर दिया, तुमने कुछ कहा, उससे ईंट गिरा, पत्थर दे दिया, इट्स लाइक आई एम कैरिंग अ बर्निंग कोल इन माय हैंड एंड गोइंग, वो मेरा हाथ जला देगा। जिससे को मैंने गुस्सा दिलाया हम्म, उससे तो कुछ नहीं होना, वो तो मुझे मुस्कुरा के चला गया, मगर आई विल अफेक्ट। कुदरती कानून बना दिए, नेचुरल प्रिंसिपल्स बना दिए, दे गिव यू इमीडिएट रिवॉर्ड। इफ यू डू राइट यू गेट अकॉर्डिंगली, इफ यू डू रॉन्ग you will suffer accordingly. You will not be punished for somebody else's sins, you will be punished only for your sins, वो भी that too now, right now. Okay. Next is going back in time. What advice will you give to your younger self? Youngest, Younger self. आप अगर टाइम में पीछे जाते हैं तो आप अपने आप को क्या एडवाइस देंगे? only one. Zahid, you have been a biggest emotional fool. Rise above emotions, use your brains. Okay. Your strength? My strength is my confidence and my belief in my God. Okay. Your weakness? I'm an emotional fool. Okay. Comedy or drama? Of course, comedy. Okay. Why, sir? Why not drama? It generates happiness. Okay. It makes you forget your problems, your hassles, and makes you happy. You must laugh from inside. Comedy anytime. Okay. Manik Shaw or Field Marshal Montgomery? Manik Shaw, without any doubt. The greatest general my country has produced. Okay. Field Marshal, sorry. Yes. Field Marshal Manik Shaw. Passion or purpose? Absolutely a balance between passion and profession. Both. I cannot compromise on any of them. Okay. सर अब हम पॉडकास्ट की आखिरी स्टेज पर हैं, सो आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे प्लीज? मेरा मैसेज अगर नौजवान समझ सके तो सिर्फ एक है, गैर परों से उड़ सकता है हद से हद दीवारों तक, अंबर तक तो वही उड़ेंगे जिसके अपने पर होंगे। रिमूव ऑल काइंड्स ऑफ क्रचेस, ऑल काइंड्स ऑफ सपोर्ट्स एंड हेल्प एंड मूव ऑन योर ओन। सेल्फ सस्टेनेंट होना चाहिए, खुद मुख्तार होना चाहिए। यू विल डू परफेक्टली फाइन। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, बच्चों जमीन पे बैठ कर क्या आसमान देखता है। टेक अ फ्लाइट, पीपल वॉच यू फ्लाई, what you keep looking at this guy sitting in the chair. Rise and shine. Thank you. ओके सर, आपने अपना प्रेशियस टाइम हमारे लिए निकाला और आप यहाँ आए, आपने इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन की। आई गॉट टू नो सो मच अबाउट यू एंड सो मच अबाउट इंडियन आर्मी, एंड वी आर लकी टू हैव सच पीपल इन इंडियन आर्मी। सो आई होप आपको हमारे स्टूडियो में आके अच्छा लगा होगा। प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। Yes, of course. It's a lovely meeting you. Okay. And the way you conducted this podcast is impressive. Keep it up. थैंक यू, You थैंक do यू well in सो मच सर, थैंक यू। तो अब हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।